नमस्कार, स्वागत है आपका यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। इससे पहले वाली क्लास में आपने राज्यपाल की विधिक शक्तियों को पढ़ा था। ये क्लास उसी का ही विस्तार है। इसमें भी विधिक शक्तियों पर ही बात होगी, लेकिन वो थोड़ा संदर्भ अलग है। संदर्भ ये है कि आपने देखा था कि राज्यपाल जो है वो विधानसभा का हिस्सा है। कैसे हिस्सा है? विधानसभा के द्वारा पारित कोई विधेयक तभी कानून बनता है, विधि बनता है, जब उस पर राज्यपाल अपनी स्वीकृति दे देता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार वो उसका हिस्सा है। इस क्लास में हम ये समझेंगे कि जब कोई विधेयक विधानसभा से पास होने के बाद में राज्यपाल के पास पहुंचता है तो उसके पास क्या क्या करने को होता है, वो क्या क्या कर सकता है उस विधेयक का, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर आप जो हेडिंग लिखेंगे वो लिखेंगे कि राज्यपाल का विधेयक संबंधी अधिकार या शक्तियां लिखेंगे आप। ठीक है? यानी कि कोई विधेयक विधानसभा से पास हुआ, विधानसभा है आपकी, ठीक है, और कोई विधेयक है जो इससे पास हुआ और वो पहुंचता है किसके पास? राज्यपाल के पास, गवर्नर के पास पहुंचता है। ठीक है? अब इसके पास क्या क्या चीजें हैं जो ये कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कर सकते हैं कि विधेयक पर स्वीकृति दे दें। विधेयक पर स्वीकृति दे दें। ये बड़ा सिंपल सा है। विधेयक पास होकर के आए, अपनी स्वीकृति उन्होंने दे दिया, उसके बाद में विधेयक पास हो जाता है। दूसरा है विधेयक पर स्वीकृति को रोक ले। मतलब ये ना कहें कि हम इसको अस्वीकार कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, ऐसा ना कहें। बस ये कहें कि स्वीकृति हमको देना है लेकिन अभी नहीं देना है, हम दे देंगे। इसको पॉकेट वीटो कहते हैं। ठीक है? कि जेब में डाल दिया कि मर्जी होगा तब हम दे देंगे, यह भी कर सकते हैं वो। लेकिन धन विधेयक के केस में यह नहीं हो सकता है। यहां पर यह अपवाद है। धन विधेयक के केस में स्वीकृति को उनको देना होता है और वो उसको वापस नहीं भेज सकते, रोक नहीं सकते हैं। ठीक है? तीसरा आप देखेंगे, वह विधेयक पर असहमति प्रस्तुत कर दे। संभव है, क्योंकि राज्यपाल हमेशा केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। हो सकता है राज्य में सरकार किसी दूसरे दल की हो, केंद्र में किसी दूसरे दल की हो, गतिरोध होता ही है। तो हो सकता है कोई बिल पसंद नहीं आ रहा है, राज्यपाल को रोक दिया। ऐसे में क्या होगा कि राज्यपाल उस बिल को अस्वीकृत करेगा, वो बिल जाएगा विधानसभा के पास में। ठीक है ना? जब विधानसभा के पास में जाएगा तो विधानसभा उसको पुनः अगर एज इट इज पास करके भी देती है तो राज्यपाल को अपना स्वीकृति देना होगा, उसके पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है। तो यहां पर आप लिख लेंगे असहमति प्रस्तुत कर दे, परंतु यदि उसी विधेयक को विधानसभा पुनः पास करके भेज दे तो राज्यपाल स्वीकृति देने को बाध्य होता है।
देने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, तो क्या होता है, राज्यपाल स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है। तो ये 3 कंडीशन हो गए। इसके अलावा चौथा भी एक कंडीशन होता है। राष्ट्रपति के केस में केवल 3 ही कंडीशन होते थे, वहां पर भी आप देखते थे कि वो या तो स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति देने के लिए रोक सकता है, या अस्वीकृति दे सकता है। ठीक है, हालांकि उसमें कुछ अपवाद है। धन विधेयक के केस में वो अस्वीकृत नहीं हो सकता, यानी कि उसको स्वीकृति देना होता है, और संविधान संशोधन विधेयक के केस में भी वो अस्वीकृति नहीं दे सकता, उसको देना ही होता है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट जो एक स्पेशल है जो राज्यपाल के पास है, वह यह है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के सहमति के लिए भेज सकता है। डंडा कर दिया यहां पर। ये जो पावर है ना राज्यपाल का, ये जो संघीय अवधारणा है, ये उसके खिलाफ है। जो संविधान के आलोचक लोग हैं और संघीय अवधारणा को सही मानते हैं, वो हमेशा इस बात की आलोचना करते हैं कि ये जो पावर है ना, ये संघ की अवधारणा को कमजोर करता है, क्योंकि सेंटर के पास पावर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि हो सकता है कि केंद्र में सरकार जो चल रही हो किसी दूसरे दल की हो, राज्य में दूसरे दल की हो, ऐसा खूब होता है, अमूमन होता है। अभी भी वर्तमान में आप देख लीजिए, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, साउथ इंडिया में अमूमन गैर बीजेपी की शासित राज्य हैं, कर्नाटका को अगर आप छोड़ दें। तो ऐसे प्रदेश में गतिरोध होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, और अगर राज्यपाल ये चाह ले कि हम काम नहीं करने देंगे, तो यकीन मानिए कोई राज्य काम नहीं कर सकता है। और राज्यपाल किसका होता है? केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। तो यहाँ पर जो हमारा संविधान है वो एकात्मकता की ओर बहुत ज्यादा झुका हुआ नजर आता है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि यदि राष्ट्रपति के पास कोई चीज जाता है, राज्यपाल के द्वारा कोई विधेयक जाता है, तो उस पर राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर होता है, वो क्या क्या कर सकता है। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं। अब हम समझेंगे कि यदि राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति उस पर क्या कर सकता है। तो जैसा कि वो संसद के द्वारा पारित किसी केस में करता था, विधेयक में करता था, वही सारी फैसिलिटी उसको मिली होती है इसमें भी, जब राज्यपाल किसी राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु रखता है। लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे सकता है। ठीक है, अब होता क्या है कि राज्यपाल ने रोका कि हम इसको राष्ट्रपति के लिए पुनर्विचार के लिए भेजेंगे। अच्छा, ऐसे केस होते कब हैं? ऐसे केस तब होते हैं जब कोई ऐसा विधान हो जो राज्य के जो है अलावा प्रभावित कर रहा हो किसी को, जैसे सीमा से रिलेटेड कोई कानून अगर बन रहा हो, या इस तरीके से कोई विधि बन रही है जिससे बहुत व्यापक असर पड़ने वाला हो समाज पर, या डीपीएसपी और मौलिक अधिकार में उसका उल्लंघन हो रहा हो। ऐसे केस में चूंकि संविधान के रक्षक के तौर पर भी राज्यपाल काम करता है, तो वो क्या करता है, उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज देता है कि आप इस पर विचार कर लीजिए। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति क्या करता है कि अपनी स्वीकृति दे सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है, राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए रोक सकता है, यानी कि पॉकेट वीटो। ठीक है,
वो बोल रहा है कि स्वीकृति तो हमको देना है लेकिन अभी नहीं देना है, अभी मैं इस पर विचार करूंगा। और विचार करने का कोई समय निर्धारित नहीं होता है, ठीक है। विचार तो आदमी पूरा जीवन कर सकता है, ठीक है। बिल पड़ा हुआ है, हम नहीं विचार कर रहे हैं, हमारा मन होगा तो विचार करेंगे। तो विचार करने का कोई निर्धारित समय नहीं होता है, इसको पॉकेट वीटो इसलिए कहा जाता है। तीसरा आप देखेंगे, वह विधेयक को पुनः विधानसभा के पास भेज देता है। के पास भेज देता है, भेज सकता है, यानी कि अस्वीकृति दे दिया कि हमें कुछ पॉइंट्स में दिक्कत लग रहा है, इसमें आप संशोधन करिए, वापस भेज दिया। अच्छा, विधानसभा क्या कर सकती है? अगर उसका दिमाग ठीक है तो कहेगा चलो भैया ठीक है, आपने कहा ये गड़बड़ चल रहा है तो अब ठीक कर दे रहे हैं, और ठीक करके भेज दिया राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया, काम हो गया। लेकिन जब गतिरोध हो रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि तुम शेर हो तो सवा शेर नहीं। राजनीति में अपने आप को सब लोग सवा शेर समझते हैं। तो अगर राष्ट्रपति ने कहा कि नहीं ये गड़बड़ है, तो दूसरा वाला कहेगा अच्छा कैसे गड़बड़ है, हम फिर से यही भेजेंगे। तो अगर विधानसभा ने बिना संशोधन किए हुए उसको फिर से वापस भेज दिया राष्ट्रपति के पास कि हम तो नहीं करने वाले, अड़ गए कि हम नहीं करेंगे संशोधन, ऐसे केस में क्या होगा कि जब संसद कोई विधेयक भेजता था पुनर्विचार के बाद में बिना संशोधन के, तो राष्ट्रपति बाध्य होता था अपनी स्वीकृति देने के लिए। राज्यपाल भी राज्यों में उसी प्रकार बाध्य होता है कि यदि उसने पुनर्विचार के लिए भेजा है और एज इट इज विधानसभा ने उसको पास कर दिया तो रोक नहीं सकता है। लेकिन ये स्पेशल केस होता है कि अगर विधानसभा ने एज इट इज उसको भेज दिया तो राष्ट्रपति उसको डिनाई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, और वो विधेयक कभी भी विधि नहीं बन पाएगा, कानून नहीं बन पाएगा। ये एक एब्सोल्यूट पावर होता है केंद्र सरकार के पास राज्यों के ऊपर, ठीक है। तुम जितना फड़फड़ाना चाहो फड़फड़ा लो, लेकिन हम रहोगे हमारे ही चंगुल में, ठीक है। तो ये एकात्मकता की ओर झुका हुआ हमारा संविधान है, जो संघीय ढांचा के थोड़ा सा विपरीत नजर आता है, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या लिखा कि वह विधेयक को पुनः विधानसभा के पास भेज सकता है, लेकिन यदि विधानसभा बिना संशोधन किए पुनः राष्ट्रपति के पास भेज दे तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे सकता है और स्वीकृति देने से मना भी कर सकता है। मना भी कर सकता है, ठीक है। तो ये केस है राष्ट्रपति के संदर्भ में। और राज्यपाल, अच्छा यहां पर एक नोट आप लिख लेंगे। नोट ये होगा कि जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के संज्ञान के लिए रखता है तो उसके बाद राज्यपाल की उस विधेयक के संबंध में सारी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, यानी कि फिर उससे कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। तो इसको आप लिख लेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे राज्यपाल के वित्तीय एवं न्यायिक शक्तियों की। बहुत बहुत धन्यवाद।